मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा कैसे हो आप सभी लोग? जान गए हो, पहचान गए हो? कैसे हो आप सभी लोग दोस्त? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओगी एंड कॉकरोचेस, ओगी एंड कॉकरोचेस, ओगी एंड कॉकरोचेस। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो आप सभी लोग भाइयों बहनों? भैया आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जय योगी बाबा की, जय योगी बाबा की। रिलेटेबल सॉन्ग हो गया ना इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे रिलेटेबल सॉन्ग हो गया ना। लेकिन हाँ, कॉकरोच की एक खास बात बता देता हूँ। देखो यहाँ से मतलब बात जो भी चल ही रही है उस हिसाब से बता देता हूँ कि कॉकरोच की खास बात होती है। जब न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था ना जापान में, तब भी कॉकरोचेस इकलौते ऐसे प्राणी थे, इकलौते ऐसे जीव थे कि जो बच गए थे। तो मतलब कॉकरोच की सर्वाइविंग स्किल है वो बेटा लाजवाब होती है, लाजवाब होती है, सबसे परे होती है। एक कॉकरोच की एक अच्छी बात है, मतलब ये अपने साइंस से जुड़ी हुई बात थी तो मैंने बता दी। चलो ठीक है, आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ हल्की फुल्की बातें हो जाए। कुछ है आपके पास कहने के लिए, कुछ हो सुनाने के लिए तो मुझे बता दीजिए, फिर हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो पॉलिटिक्स में मत गिरो यार, पॉलिटिक्स में कोको का कोकोनट बना लिया। हाँ ठीक है, कोको का कोकोनट बना लिया कल की क्लास में। मेरी बात सुनो दोस्त, ना तुम्हारी अभी उम्र है उस पॉलिटिक्स में घुसने की, ना मेरे इरादे हैं। तो हम दोनों उन चीज़ों से बहुत दूर दूर तक है, और ना ही वो जगह है अभी कि हम उसके बारे में डिस्कस करें या कोई बात करें। तो ना ही उनकी बात करें, वो ज़्यादा सही रहता है दोस्त। हाँ लेकिन बस इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि नहीं बता रहा, चलो ठीक है। तुम मुझे पिटवाओगे या मुझे वो करवाओगे, लेकिन कुछ नहीं बात करनी, चलो जाने दो। हम अपनी पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीवन की बातें नहीं करनी चाहिए, इसकी करंट अफेयर्स की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको पता है जो चीज़ चल रही है देश में, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो OSM वाली चीज़ हुई थी, OSM वाली चीज़ तो फिर भी मतलब देखो, पहले सबसे पहले देखो कुछ अच्छी चीज़ भी आती है, कुछ बुरी चीज़ भी आती है। जब सिस्टम आता है, कुछ सिस्टम कोई इनिशिएटिव लेता है तो कुछ लूप होल्स रह भी जाते हैं, ये बात मानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे हुआ था ना दोस्त, जैसे OSM आया तो सबने वीडियो बनाए, देख भाई ऑनलाइन चेकिंग होगी, ऑनलाइन चेकिंग होगी, AI चेक करेगा, जबकि AI कुछ नहीं कर रहा बेटा। इसमें AI का कोई पार्ट नहीं कि AI पेपर चेक कर रहा है, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पेपर पहले कैसे चेक होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रक के थ्रू दूर जाते थे और फिर वहां पर चेक होते थे। मतलब सबका ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक डिस्ट्रिक्ट के किसी और डिस्ट्रिक्ट में चेक किए जा रहे हैं, एक जगह के किसी दूसरी जगह पे चेक किए जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी आता था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ऑनलाइन स्कैनिंग किया गया, वो पेपर PDF के फॉर्म में जाएगी कहीं और वो मतलब दूसरी जगह वाले उनको चेक करेंगे। तो ऐसा ही होता था, मतलब एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि हाँ इससे पैसा बचेगा, खर्च बचेगा, डीजल ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो सपोर्ट किया, सपोर्ट भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा विरोध कर दिया कि नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं बच्चों के बच नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है, सपोर्ट किया। लेकिन जैसे भी कोई सिस्टम आती है बेटा तो उसमें लूप होल होते हैं, तो उस लूप होल का हमने बहुत भरपूर
विरोध किया था। ये बात थी कि भाई ओएसएम की वजह से कई बार ऐसा हो जाता था कि कोई पेपर टॉप एंड आउट, अप एंड आउट ऐसा हो जाता, राइट लेफ्ट हो जाता था, कहीं थोड़ा बड़ा ब्लरी रह जाता था, जिसकी वजह से चेकिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और जो चेक कर रहे थे दोस्त, उन टीचर के साथ भी ऐसा था कि 1 या 2 दिन की ही बस ट्रेनिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो इतना इफेक्टिवली उस सिस्टम को समझ नहीं पाए थे। तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खामी रहेगी हो। तो छोटे छोटे लूप होल्स थे, उस लूप होल्स में हमने जम के स्टैंड लिया था, बच्चों के साथ हम खड़े रहे, हमने बताई ये चीज़ें कि जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ के परिणाम स्वरूप एक जो होता है ना बाद में इवोल्यूशन वाला पार्ट कि पेपर रीचेक करने वाला पार्ट, तो उसमें जो फीस थी वो रिड्यूस कर दी गई। एक पेपर खुलवाने के लिए 700 रुपये लगते थे, वहाँ पर 100 कर दिए। अगर उसको अच्छे से वापस उसकी मार्किंग स्कीम में चेंज करवाने के लिए आप देते हो तो 500 रुपये लगते थे, उसको रिड्यूस करते थे। सीबीएसई ने 100 रुपये कर दिए। फिर ऐसे एक क्वेश्चन में 100 रुपये पहले लिए जाते थे, उसको रिड्यूस करके 25 रुपये कर दिए। तो एक हम सब साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम मतलब नेक्स्ट टॉपर्स या हम मतलब मैं नहीं, पूरा नेक्स्ट टॉपर्स सब, हर कोई बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो अदर प्लेटफॉर्म, सब कोई साथ में आए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एजुकेशन में सब कोई साथ में आए और एक आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ के परिणाम स्वरूप ये चेंज आया कि ओएसएम जो पेपर रिवॉल्यूशन के लिए जो प्राइस दिया गया था, जो दिया गया था कि इतने इतने पैसे लेंगे, उस पैसे को कम कर दिया गया था। तो एक अच्छी चीज़ हुई। साथ में जब आते हैं लोग अच्छे इंटेंशन के साथ, सेम इंटेंशन के साथ, तब वो आवाज़ एक इफेक्ट क्रिएट करता है और इस इफेक्ट के परिणाम स्वरूप आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वैसी चीज़ अभी यहाँ पर भी हो रही है। आपने देखा नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है दोस्त, 24 नहीं सॉरी नीट 2026, ये वाला पेपर लीक हुआ। इससे पहले वाले पेपर में भी 2024 में भी यही चीज़ हुई थी, उससे पहले भी यही चीज़ हुई थी। तो बहुत बार ये चीज़ हुई थी। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं। उस लूप होल के परिणाम स्वरूप आम जनता परेशान होती है। उस आम जनता में से कोई कॉकरोच निकलते हैं और वही थोड़े सेम इंटेंशन के साथ काम करते हैं, तो वहां पर चेंजेस आते हैं। तो एक सिस्टम है दोस्त, इसमें ये चीजें होती है, ये तुम भी कहीं जानोगे। लेकिन बस सीखने वाली बात ये है कि कहीं भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पर आवाज उठानी जरूरी होती है। तो बस ये है, ठीक है। हाँ, बस अब मतलब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। मैं तो तुम्हें सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसी बात नहीं बतानी है जिससे तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो, ऐसी कुछ बात नहीं। हमारा काम है अच्छे से अभी के लिए चीज़ों को समझना, चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना और आसपास की हर एक चीज़ को समझना, ठीक है। हाँ ऊपर से पता चल रहा है कि तुम डेरी मिल्क देते ही रह गए और वो मेलोडी देके बाजी मार गए। ऊपर से दुख तब होता है जब ऐसा पता चलता है कि तुम डेरी मिल्क सिल्क देके खुश रह गए और वो मेलोडी देके जीत गए। चलो ठीक है दोस्त। तो आज हम क्या पढ़ने वाले उसकी बात बता देता हूं। इससे पहले एक हाउस द जोश वाली बात, ये अदिति ने स्लाइड बनाई है, मेड विथ लव। अदिति एक बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है, उसने थैंक यू लिख दिया और साथ में हाउस द जोश भी पूछ लिया। तो देख अगर से है ना, कोई भी ऐसी स्लाइड बनाए ना तो ये चीज का ध्यान रखना, या तो थैंक यू लिखना तो मैं लास्ट में लगा दूं, या हाउस द जोश लिखना तो मैं शुरुआत में लगा दूं। दोनों एक साथ मत लिखना, फिर मैं आधा कट्टा कहां करूं, सर बेटा ऊपर रखूं लास्ट स्लाइड पे और ये नीचे वाला पार्ट बेटा पहले लगा दूं। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना, ये अदिति बोलेगी कि सर एक तो बना के दिया आपको स्लाइड, एक अच्छा फोटो इमेज बना के दिया और उसमें भी आप बोल रहे हो ऐसा करना है। ठीक है, मेरा काम वही है, जहां मुझे करेक्शन दिखेगा मैं वहां पर बोलूंगा, मैं वहां बोलूंगा। तुम्हें पता है मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, शायद मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन बता देता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो मेरे टीचर, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, क्लास 10th की बात है, मैं हॉस्टल में पढ़ता था। ठीक है, अब मेरे पापा एक बार मुझे मिलने आए। ठीक है, अब क्लास हमारी ऐसे ही पेड़ के नीचे हो रही थी। अब सरकारी स्कूल थी, सरकारी स्कूल में ऐसा होता है, बोर्ड है वो बेटा पेड़ के नीचे ले लिया और पेड़ के नीचे हमारी क्लास हो रही थी। मैं हॉस्टल में पढ़ता था इसलिए वहाँ पर ये होता है, गार्डन में कभी पढ़ लिया, कभी छत पे क्लास ले लिया, ऐसा होता है। तो मेरी क्लास बेटा गार्डन में, मतलब वहीं पेड़ के नीचे हमारी क्लास हो रही थी। हम 40-50 बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। अब उस समय पे मेरे पापा मिलने आए थे और मैथ्स के टीचर ही पढ़ा रहे थे, ढोलकिया सर करके एक थे।
तो पापा जैसे ही आए, मेरी क्लास बस खत्म होने वाली थी, मुझे दिख गए थे दूर से कि मेरे पापा आ रहे हैं। वहीं पे पापा को बिठाया गया था कि बैठो थोड़ी देर, बस क्लास खत्म ही होने वाली। क्लास खत्म हुई, मैंने टीचर से परमिशन ली और मैं मिलने गया मेरे पापा को। तो अब शायद होता होगा उस समय पे मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि पैर छूना पड़ेगा या जो भी है। तो मैंने मतलब सीधा पापा को जाके ऐसे गले मिल लिया, पापा कैसे हो, ऐसे ऐसे करके मैंने जो भी है बात कर ली। मैथ्स के टीचर पीछे से आए, मुझे बोला रवि, मैंने बोला हाँ, फटाक से गाल पे लगा दी, फटाक से मेरे गाल पे लगा दी। मेरे पापा के सामने मुझे थप्पड़ लगा दी भाई, मेरे पापा के सामने मुझे फटाक से थप्पड़ लगा दी। अब पूछा कि भाई क्यों मारा, भाई गवर्नमेंट टीचर थे, ठीक है, क्यों मारा। उस जमाने में मार काट चलती थी अच्छी खासी, कि पूछा क्यों मारा, तो बोला कि तूने तेरे पापा के पैर क्यों नहीं छुए, हमने ये सिखाया तुझे। तो मैं बस उस चीज को तुमसे रिलेट कर रहा हूं कि उनको जहां दिखा उन्होंने मुझे करेक्शन किया। आज जब भी मैं कभी बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद मेरे पापा को मिलता हूं तो मैं पहले पैर छूता हूं और फिर आगे की बात की शुरुआत करता हूं। तो पहला मेरी एक्टिविटी यही रहती है कि जब भी मुझे दिखे तो मैं मेरे पापा के पाँव छूता हूं। तो उन्होंने जहां मेरे अंदर कुछ चीज का करेक्शन लाने की, मतलब उनको दिखा कि यहाँ पर गलती हो रही, तो उन्होंने करेक्शन किया। तो सेम मैं वो एटीट्यूड को अपने अंदर ला रहा हूँ कि मुझे जहाँ कहीं भी दिखेगा, छोटा मोटा बड़ा, मैं तुम्हें करेक्ट करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। हाँ, हो गए। अरे तुम्हें क्या पता है बेटा, अभी तो तुमने सुने ही नहीं मेरे किस्से। अगर सुना दूं मैं मेरे जवानी के किस्से तो ये जो लौंड है ना मेरे कदमों में गिर जाए। चलो ठीक है, मजाक की बात थी, नहीं मतलब बात सीरियस थी, अभी जो बोला मैंने वो मजाक था। आ जाओ, हम बता रहे हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, आज उसी की सारी बात होने वाली है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बस इसी की सारी बात होने वाली है कि भाई मैं रेजिस्टेंस में चेंज लाऊंगा तो क्या क्या चीज होगी। इसमें भी एक याद रख लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू एम, डिनोमिनेटर में n ई स्क्वायर टाउ, ऐसा करके फॉर्मूला होता है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारी बात होने वाली है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स on material and temperature, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो आज की क्लास में हम अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे क्या चेंज आएगा, और रेजिस्टिविटी पे कुछ चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस पे चेंज आएगा, उसकी बात करेंगे। और बेटा अगर हम एल और एरिया इन दोनों के बीच में चेंज लाए, मतलब कि हम उसकी लेंथ बढ़ाएं या घटाएं, तब क्या स्ट्रेचिंग करने पे रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा उसकी बात करने वाले हैं। बस यही है आज के सेशन का गोल, बस इतना ऐसा ही है। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का क्लास रहने वाला है। बहुत मतलब मजाक मस्ती के साथ पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल रहा है सर जवानी मतलब क्या है, अभी आप जवान नहीं हो, बूढ़े हो गए हो क्या। लेट मी करेक्ट, अगर सुना दूं मैं मेरे बचपन के किस्से तो ये जो छोटे मोटे लौंडे हैं ना वो मेरे कदमों में गिर जाए। हवाबाजी करने में मैं भी पीछे नहीं रहता हूँ, आजकल सीख गया हूँ मैं भी हवाबाजी करना। माफ़ करना, मेरा इरादा कोई हवाबाजी करने का है नहीं, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ बेटा, कभी कभी गो विथ द फ्लो, ठीक है। देखो मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आप सबको ये चीज पता है कि रो क्या होती है, एल क्या होता है और ए क्या होता है। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि देखो अगर करंट यहां से घुसा अंदर, ठीक है, करंट यहां से अंदर घुसा और यहां से बाहर निकलता है, ध्यान से सुनना दोस्त मेरी बात। करंट यहां से अंदर घुसा और बाहर निकला, तो मेरे भाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये हमारे लिए ए का काम करता है, और ये लेंथ है, सुनना, हाँ, ये जो ट्रैवल कर रहा है ना, ये लेंथ है बेटा, ये, अरे यार, हाँ, ये जिस डिस्टेंस के साथ ये कवर हुआ वो हमारे लिए लेंथ एल है, ये याद रखना, ठीक है। रो एल अपॉन ए का मीनिंग ये होता है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस, मतलब इस वायर को मैं चेंज कर रहा हूं, इसकी शेप एंड साइज में चेंजेस ला रहा हूं। जैसे कि पहले ये वायर ऐसा था, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये इसका कोई पूछे एरिया कितना है तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ है इसकी एल, ये लेंथ है इसकी एल। अब हमने किया क्या दोस्त कि इसके शेप एंड साइज में कुछ चेंजेस किए, मतलब कि इसको खींचा है, वायर को खींच लिया।
वायर को खींच लिया। सर आप पुराने जमाने के नए जेनजी स्टूडेंट, टैक्स मत करो, ठीक है छोड़ दो बेटा। हाँ, तो अगर मैं इसको खींचता हूं तो क्या तुम ये बात मानते हो कि इसका एरिया कम हो जाएगा? अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, क्या करता हूं? स्ट्रेच करता हूं। देखो यहां पर लिखा हो कि ऑन स्ट्रेचिंग, मैं अगर इसको खींचता हूं तो क्या तुम मानते हो कि इसको जैसे ही मैं खींचूंगा बेटा इसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी? लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये रही लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और एरिया कम हो जाएगा। क्या ये बात तुम मानते हो कि लेंथ अब कितनी हो गई? मान लीजिए L डेज हो गई, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कुछ A डेज जितना हो जाएगा, एरिया कुछ कम हो जाएगा। मतलब ये बात भी श्योर है कि एरिया कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई इसका रेजिस्टेंस पूछे तो हाउ आई कैन राइट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू नए वाले पार्ट के लिए, नए वाले पार्ट के लिए रेजिस्टेंस कैन बी राइट। पुराने वाले का तो यही है, पुराने वाले का तो ये रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L डेज डिवाइड बाई A डेज। देखो ये फॉर्मूला वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड है, सही है। लेकिन मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहता हूँ, और अच्छे से लिखना चाहता हूँ। देखना एक बार कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन ही प्यार से समझाऊंगा, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी कहीं किसी को देना टाइम नहीं है और तुम्हें देने की जरूरत भी नहीं है और इस समय पे देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, रो L डेज A डेज। अब देखो L भी वेरी कर रहा है, एरिया भी वेरी कर रहा है। जब भी ये दोनों वेरी करते हैं ना तब थोड़ी दिक्कतें हैं। तुम सीधा नहीं बोल सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L या R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, सीधा नहीं बोल सकते हो बेटा। क्यों पता है? क्योंकि तुम L की इफेक्ट काउंट करोगे तो एरिया भी तो वेरी करेगा। बेटा हमेशा याद रखना, तुम ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट करोगे ना, स्ट्रेचिंग मतलब कि स्ट्रेचिंग वो वाली नहीं जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो बेटा, वो नहीं। आप स्ट्रेच करते हो किसको? चीजों को नहीं बेटा, ये वायर को स्ट्रेच करते हो तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है इस स्ट्रेचिंग में? कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? मुझे ऑप्शन के अनुसार बताना कि क्या लेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, क्या बोलता हूं एरिया कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा इस स्ट्रेचिंग में, या वॉल्यूम पूरा का पूरा, ये वॉल्यूम है, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आपको क्या लगता है क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? जरा सोच समझ के दिमाग लगा के फिर मुझे बताओ। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में आपको वॉल्यूम वाला टर्म लाना चाहिए। और वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है सर एरिया इंटू लेंथ, यहां पर एरिया डेज इंटू लेंथ डेज। ठीक है सर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे इसमें ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे L डेज और L डेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखना, रो L डेज का स्क्वायर, ध्यान से सुन, रो फिर L डेज का स्क्वायर, जो L चेंज की है वो उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एरिया डेज इंटू L डेज। सुनना, एरिया डेज इंटू L डेज, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ सर, तो इसको वॉल्यूम V लिख लीजिए, जो इनिशियली में भी था, अभी इनिशियली में भी एज इट इज था। तो अब इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार आप लिख सकते हो कि R डेज इज प्रोपोर्शनल टू L डेज का स्क्वायर। मतलब जो तुम लेंथ में चेंज ला रहे हो ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब तुम बोल सकते हो, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला देख के, मतलब R इज इक्वल टू रो, R डेज इज इक्वल टू रो L डेज डिवाइड बाई A डेज, फॉर्मूला देख के आप सीधा लिख रहे हो कि R डेज इज प्रोपोर्शनल टू L डेज, तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज सही है। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? मैंने क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L डेज नहीं किया है? क्या ये डिफरेंस समझ में आ गया तुम्हें? भाई ये समझ में आ गया ना, वो इसमें जीत गया है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी फील लेनी है। कोई तुम्हें नहीं पूछेगा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, ये बस समझने वाली बात है, फील लेने वाली बात है। L डेज का स्क्वायर आया, लेंथ का स्क्वायर आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या किया? जब आप स्ट्रेच करते हो तब होगा क्या? जब आप स्ट्रेच करते हो तब एरिया
चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होता है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोल सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेंथ और एरिया ये तो वेरी करती है। इस वजह से हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बनाया। जैसे ही वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बनाया हमें पता चल रहा है सर एल स्क्वायर पे ये डिपेंडेंसी, जैसे अब देखो ये यही चीज है ना बेटा इसकी, हाँ आता है मुझे डील करना। हाँ तो बता रहा हूं कि भाई जैसे हमने ये फॉर्मूला वॉल्यूम वाला बनाने की कोशिश की तो हमें पता चला रेजिस्टेंस है वो एल के स्क्वायर पे डिपेंडेबल है, एल के स्क्वायर पे डिपेंडेबल है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, देखो एक स्लाइड ऐड करके बता दे रहा हूं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ है कि अगर कोई वायर है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, एरिया ए है। अब इन्होंने बताया कि भाई इसको स्ट्रेच करने पे लेंथ हमने दुगनी कर दी है, एरिया पता नहीं कितना है लेकिन लेंथ हमने दुगनी कर दी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है L1, ये है L2। पहले वाले का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R1 था, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2 हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, जैसे ऐसे R1 प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है सर, R1 प्रोपोर्शनल टू L1, ऐसे हमने सीखा था ना, R रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे R1 प्रोपोर्शनल टू L1 का स्क्वायर, R2 प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो R1 डिवाइड बाय R2, ओके सर, और ये हो जाएगा L1 डिवाइड बाय L2 का होल स्क्वायर, L1 डिवाइड बाय L2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो ऐसा लिख सकते हैं R1 या फिर सीधा सीधा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L1 और उसका होल स्क्वायर इंटू करके R1। कितने टाइम्स हो जाएगा, देखो ये 2L है और नीचे वाला L है, 2L है और नीचे वाला L है, तो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स और उसका स्क्वायर ये R1। अगर n टाइम्स इंक्रीज कर देते तो इफ n टाइम्स क्या कि अगर पहले लेंथ L थी फिर आपने NL कर दी तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस N इज इक्वल टू R डेज इज इक्वल टू N स्क्वायर, इनिशियल में जो भी रेजिस्टेंस होता उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या समझ में आया तुम्हें, क्या समझ में आया दोस्त तुम्हें, हाँ समझ में आया तुम्हें, समझ में आया क्या तुम्हें? स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, तुम्हें समझ में आया? स्क्वायर से मैंने जोड़ा है, इस चीज को मैंने स्क्वायर से जोड़ा है, इस चीज से जोड़ा है, ठीक है, परफेक्ट। देखो रटने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ठीक है 10% से कम वाला चेंज हो तो उसमें n स्क्वायर कर लेंगे, वरना बड़ा चेंज है तो उसमें हम प्योर फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे, ऐसे प्योर फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने और ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और तुम कर सकते हो वैसा क्वेश्चन है। लो जितना मैंने समझाया उस हिसाब से तुम सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसकी बात पता चलेगी, ध्यान से देखना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जिसकी लेंथ बेटा L है, रेडियस इसकी R है, ओके सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम है और उसका रेजिस्टेंस R/2 होना चाहिए, R/2 होना चाहिए। पहले वाले केस में R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, A फॉर एरिया होता है तो रो L डिवाइड बाई पाई और छोटे R का स्क्वायर, छोटे R नहीं है यहाँ पर कैपिटल ही आ रहा है तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर। याद रखना बेटा ये रेजिस्टेंस है, ये वाला तो रेजिस्टेंस R है, हमें रेजिस्टेंस R/2 चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड रहेगा? सर ये डेरिवेशन है, नहीं बेटा ये डेरिवेशन नहीं था, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था, कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं है। फटाक से क्या होना चाहिए सर? यूजिंग द सेम वायर, ठीक है, रेडियस जिसकी सेम रहे, ओके, लेंथ उसकी हाफ हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी तो काम हो जाएगा। R डेज इज इक्वल टू रो, लेंथ उसकी हाफ हो जाए बाकी सब सेम टू सेम तो काम हमारा हो जाएगा 1/2 रो L अपॉन A, तो ये हो जाएगा R/2। बहुत सही बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी 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 यार बी बी। ए क्यों कर रहे हो? आधा करना है रेजिस्टेंस को भाई। साक्षी यादव बी भाई, सी भी क्यों?
लाला मत कर ऐसा। चलो ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अगेन अब देखो थोड़े से यूनिट एंड मेजरमेंट के रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे यहां से कि वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 30%, देन ओरिजिनल से बेटा 30% इसको चेंज किया गया है, देन फाइंड द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं करवाता हूं ऐसे क्वेश्चन है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब कि डेल्टा आर डिवाइड बाय आर और परसेंटेज में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। वायर स्ट्रेच्ड बाय 30%। अब 30% का मतलब क्या होता है, इनिशियल में एल था, फिर 30% इंक्रीज किया गया, 30% ऑफ एल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीज कर दिया गया है, तो 30% ऑफ एल, और पहले एल जितना तो था एल प्लस 30% ऑफ एल इंक्रीज कर दिया गया है, याद रखना। तो 30% है बेटा, तो 30 डिवाइड बाय 100 इंटू करके एल प्लस एल। तो जो नई लेंथ है, पहली वाली लेंथ यानी L1 इज इक्वल टू एल, और ये दूसरी वाली लेंथ आएगी L2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मिंडू कैंसिल आउट, ये आएगी 0.3 एल प्लस एल, तो हो जाएगी 1.3 एल, ये आएगा L2, ठीक है। अब कितने परसेंटेज रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, देखो फॉर्मूले से भी करवा सकता हूं मैं, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, मैंने शॉर्टकट ट्रिक दी है, वो ट्रिक दी है, तुम यूज करना। लेकिन अगर कोई लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, तो मुझे ये पता है कि वहां पर तुम फंस जाओगे, वरना अब भी बेटा फूंक मार के इस क्वेश्चन को उड़ा सकता हूं मैं, फूंक मार के। लेकिन नहीं, समझो प्रॉपर मेथड भी क्या होती है साथ साथ, ठीक है, ओके, समझते जाना। डेल्टा आर, इस चीज को लिखता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाइयों और बहनों, कैन आई राइट ऐसे, R2 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, R2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L1 उसका स्क्वायर, और ये R1, सर वी कैन राइट, ठीक है। अब L2 यानी 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर मेरे ख्याल से आ जाएगा 1.3 टाइम्स L हो गई है, ठीक है, 1.3 टाइम्स L हो गई है, तो 1.3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर R एज इट इज। 1.3 का स्क्वायर कितना होता है, फटाक से बता सकते हो क्या, 1.3 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर 1.3 और उसका स्क्वायर 1.69, तो R2 इज इक्वल टू 1.69 टाइम्स R। अब यहाँ पर पुट करो, हमारे लिए क्वेश्चन ये है, तो ध्यान से सुन, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, डिनोमिनेटर में R1 इंटू करके 100, सुनते जाना। R2 क्या है, 1.69 टाइम्स R माइनस R, डिनोमिनेटर में R, और इसको करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। 1.69 R और इसमें से R निकाल दिया, तो 0.69 डिवाइड बाय R सबको कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 100। क्या सही लिखा है मैंने, कोई गलती की हो तो मुझे बताओ। % आ रहा है, 69% आ रहा है, सही है। क्या ऐसे क्वेश्चन तुम कर पाओगे, क्या ऐसे क्वेश्चन से तुम लड़ पाओगे, क्या ऐसे क्वेश्चन तुम कर पाओगे दोस्त, क्या ऐसे क्वेश्चन तुम कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन से तुम लड़ पाओगे, भिड़ पाओगे। तुम्हारी एग्जामिनेशन है वो कोई स्कूल नहीं लेने वाला, तुम्हारी एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड लेने वाला है, और जिस हिसाब से अब CBSE बोर्ड सोच रहा है, उनकी मानसिकता के हिसाब से बोल रहा हूं कि फिजिक्स का पेपर हमेशा की तरह मॉडरेट से टफ टाइप ही होगा, मॉडरेट से टफ टाइप ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सिंपल पेपर आ जाएगा फिजिक्स का और तुम्हें मजा आ जाएंगे, नहीं, तुम्हें पूरे साल मेहनत करनी है। अगर 11th में होते दोस्तों, मैं पक्का आप बोल देता कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, स्कूल ही एग्जाम ले रहा है, कर लोगे तुम। लेकिन यहां पर एग्जाम CBSE लेने वाला है, ठीक है।
क्या किया, सबसे पहले मैंने L2 निकाला क्योंकि सीधा सीधा L2 नहीं दे रखा था, तो 30% ऑफ L एक्स्ट्रा है, सिंप्लीफाई किया, L2 की वैल्यू निकाली 1.3 आया। फिर ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था वो कि भाई L2 डिवाइड बाय L1 और उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है सर। तो 1.3 पता चला, 1.3 का स्क्वायर 1.69। तो ये लिखने का तरीका परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाय आर इंटू करके 100, ये परसेंटेज चेंज कहलाता है, ये परसेंटेज चेंज कहलाता है, ठीक है सर। R2 कितना मिला था 1.69 माइनस करके R, ठीक है, डिनोमिनेटर में R 1.69 में R माइनस R, तो 1.69 में से 1 निकालोगे तो 69.69 R, 0.69 R डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू करके 100, तो ये 69% R आ जाएगा, 69% मिल जाएगा हमें, ठीक है। ओके ओके, अब 1.3 कैसे आया, तो उसके लिए पूरी ये स्टोरी समझाइए, उसमें दिमाग खपाओ बेटा, कब से बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। ओके, ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, और भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, और भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एक और क्वेश्चन है कि वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स रेडियस इज डिक्रीज, इसकी रेडियस डिक्रीज हुई। देखो रेडियस का क्वेश्चन, रेडियस का अब तक कोई क्वेश्चन नहीं छुआ है, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा। रेडियस का अब तक कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, अब तक मैंने लेंथ वाले ही क्वेश्चन करवाए, उसमें भी तगड़ा क्वेश्चन करवा दिया। रेडियस की बात अब तक नहीं की है, लेकिन मैं रेडियस की बात भी करवाऊंगा। क्या किया है इसमें, रेडियस को 3% कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। देखो ये बेटा, ये देख सीधी सीधी सी बात है, इसका ये एरिया लिया जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब रेडियस डिक्रीज की गई है तो ऐसा कोई पतला हो गया होगा, थोड़ा सा पतला हो गया होगा, थोड़ा सा पतला, लेकिन मैंने ज्यादा पतला दिखा दिया बस दिखाने के लिए। क्या एरिया डिक्रीज हुआ होगा, पाई आर डेज, इसको R1 बोल दो, पाई A1 और इसको A2 बोल देते हैं, A2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। 3% कम हो चुकी है। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो कि एरिया कम हो गया है? हाँ, एरिया कम हो गया है। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एरिया कम हो गया है तो क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वही पूछ रहे हैं कि फाइंड चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। गुरु करे शुरू, गुरु करेगा शुरू। कोशिश करना चाहोगे, दिमाग लगाना चाहोगे, दिमाग लगाना चाहोगे, दिमाग लगाना चाहोगे, पहले इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहोगे, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहोगे, या मैं करवा दूं डायरेक्टली? क्या इस क्वेश्चन में तुम दिमाग लगाना चाहोगे या करवा दूं मैं डायरेक्टली? लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब कोई बोल रहा है ए को मैं ऐसा लिख लूंगा रो एल डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो सर वी कैन फाउंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो ऐसा लिख लेंगे R1 डिवाइड बाय R2, यहां पर लिख लेंगे बेटा उल्टा है ना, इसलिए R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करोगे दोस्त, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? तो देखो यहां पर है ना, ये मेथड है वो गलत है, इसलिए क्यों बताता हूं। चलो 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 चलो, सोल्व करना आ भी गया तब भी बता देता हूं, सोल्व करना आ भी गया तब भी तुम क्या करोगे पता है? चलो कोई ने दिमाग लगा लिया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो यहां पर कोई दिमाग वाला बंदा होगा ना, जिसके पास दिमाग होगा बेटा, वो दिमाग वाला बंदा क्या करेगा पता है सर? इसको आसानी से सोल्व करने के लिए हम यूनिट एंड मेजरमेंट का यूज करेंगे। यहां लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर, और इसकी पावर कितनी है 2 है ना सर, रेडियस की पावर कितनी है 2 है ना सर, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। हम ऐसा लिखेंगे सर, हम ऐसा लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है सर। फिर क्या करोगे? परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा आर बाय आर। ओके सर, देखो हमें पहले से पता है कि रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा, इसलिए माइनस साइन की मैं परवाह नहीं करता हूं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, ये परसेंटेज में आ जाएगा, एक तरफ 2 टाइम्स डेल्टा आर आर इंटू करके 100,
ठीक है। डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है, 3% दे रखा है, ये पूरा 3%, 3 इंटू 2 6%। क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी गलती लग रही है? मतलब क्या तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में आया, मतलब कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लगी है? इसमें लेंथ की कोई बात नहीं की है मैंने, सीधा रेडियस चेंज कर रहे हैं तो रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी ले ली। वाह जोया इकबाल बेटा, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। कोई पूछ रहा है सर पिछले क्वेश्चन में आपने इन दोनों का रेशियो कैसे ले लिया, तो मैंने बताया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जब कभी भी ऐसे प्रोपोर्शनलिटी वाला रेशियो दिखता है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो इसमें भी बताया हुआ है, इसमें भी बताया हुआ है R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये देखो ना बेटा, ये बेसिक मैथ्स है बेटा, बेसिक मैथ्स क्लास नंबर 4th में पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ्स क्लास 4th में हमारे गांव में पढ़ाया जाता है कि अगर R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है तो R1 L1 का स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल है R2 L2 के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, और दोनों का रेशियो ले लोगे तो ऐसा लिख सकते हो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 का होल स्क्वायर। फिर R2 की इक्वेशन बना दी, R2 की इक्वेशन बना ली। आप ऐसा भी कर सकते हो, और डायरेक्ट लेना है कि n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो n स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ये बचपन की कहानी है, ठीक है। मैं इस बात पे आता हूँ, इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या ये सही है, क्या ये सही है? यूनिट एंड मेजरमेंट से 100 लिखा है, 100 कहाँ गया, नहीं 100 कहाँ गया, परसेंटेज है ना, परसेंटेज में यूज हो गया है। तो बेटा ये है, ये जो चीज है ना, ये यही चीज तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। यही चीज तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये है मोए मोए वाला पार्ट, ये है मोए मोए वाला पार्ट, याद रखना, मोए मोए, ठीक है। यही है मोए मोए वाला पार्ट। इस क्यों मैंने ये मोए मोए वाला पार्ट करवाया, क्योंकि तुम्हें ये चीज याद रहे कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तुम जब रेडियस की बात कर रहे हो तो L भी तो वेरी कर रहा है, तो ये नहीं चल सकता, ये गलत है, ये गलत है। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते हो। क्या करना चाहिए आपको इस केस में? उस केस में दिमाग लगाना चाहिए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, रो L अपॉन ए है, तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो क्यों ना तुम L से मल्टीप्लाई करो, उसकी बजाय एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया से डिवाइड करो। एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो L इंटू ए क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो रो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो। अब ये फॉर्मूला कोई तुम्हें किताब में दिखाना नहीं है, बस ये एमसीक्यू सोल्व करने के लिए यूज करना है। और एरिया है तो एरिया यानी पाई छोटा r का स्क्वायर, उसकी पावर 2, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1 अपॉन r की पावर 4 से प्रोपोर्शनल है। और यहां पर हम दिमाग लगाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले पार्ट से दिमाग लगाते हैं, मेजरमेंट वाला दिमाग लगाते हैं। उसमें एक एरर करके कंसेप्ट आता है, एरर्स करके कंसेप्ट आता है, उसमें ये चीज बताते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r की पावर 4 से, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा r डिवाइड बाय r, पावर कितनी है 4 है ना, तो 4 टाइम्स डेल्टा r डिवाइड बाय r, ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज एरर कहलाता है, तो ये परसेंटेज एरर कहलाता है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर। 4 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू करके 100, और यही चीज 3 दे रखी है तो 3%, 3 चौकू 12। एक बात बताओ, क्या ये चीज तुम्हें याद थी? अगर नहीं याद तो मैं वापस बताता हूं, याद है तो बहुत बढ़िया है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पिछले वाले में आपने L स्क्वायर लिखवाया था, हाँ, क्योंकि मुझे उसमें एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, मुझे लेंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी थी। इसमें मुझे एरिया नहीं दे रखा था, मुझे लेंथ के बारे में पता था, तो मैंने फॉर्मूला कैसा बनाया, जिसमें लेंथ आ रही हो, मैंने ये फॉर्मूला बनाया, रो L स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, मैंने ये फॉर्मूला बनाया। और आने वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में मुझे लेंथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मुझे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैंने फॉर्मूला कैसा बनाया, R इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला बनाया। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेटा तुम्हें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाना होता है। तुम चमक रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्त? बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। हाँ, क्या दे रखा है उसके हिसाब से तुम देखो, मैं सीधा एक क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे बेटा मैं पूरा सेशन निकाल सकता हूं। ये जो मैंने समझाया ना तुम्हें एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इस पे मैं पूरा सेशन निकाल सकता हूं, इतने क्वेश्चन करवा सकता हूं। लेकिन तुम देखो क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, तो उसका नंबर ऑफ वे समझो, वरना क्वेश्चंस तो हाथ का मेल है, जितने करवाऊंगा उतने करवा सकता हूं। लेकिन डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन है, वो तुम्हारे दिमाग में लेयर बाय लेयर खुलने चाहिए, कंसेप्ट को मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है। फिर लेयर बाय लेयर चीजें खुलनी चाहिए कि ये दे रखा है तो ऐसा, ये दे रखा है तो ऐसा, ये सिचुएशन है तो ऐसा। ठीक है, ओके। अगर किसी को याद नहीं है तो उसके लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देखना ध्यान से। देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इसलिए प्लस में 12% आएगा। ठीक है, 12% आएगा। किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, एरर्स वाले पार्ट में हम क्या लिखते थे, एरर्स वाला पार्ट क्लास 11। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी नहीं होगी, बस ऐसे ही कि 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की होगी, तो थोड़ा सब्र रखना, भागना मत, क्योंकि आज मैं बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूँ, बहुत डिटेलिंग के साथ बताने वाला हूँ। एरर्स क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें बताते थे कि कोई भी मेजरमेंट होता है, जैसे कि ये मैंने लिया कि 5 ओहम, तो 5 ओहम पूरा थोड़ी होगा, उसमें बेटा 0.1 ओहम की गलती हो सकती है, 0.1 ओहम की गलती कुछ ना कुछ हो सकती है। ठीक है, बढ़िया, वैलिड है सर। तो इसको लिखते हैं आर प्लस और माइनस डेल्टा आर। 0.1 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.1 कम भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास अगर फॉर्मूला हो कि आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों में कुछ एरर होगी, तो डेल्टा आर एरर ऐड की जाती है, R1 प्लस R2 लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, R1 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.1 ओहम, R2 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस, ठीक है, ये लिख ही देता हूं, ये R1 की वैल्यू, ये R1 की वैल्यू, एंड R2 की वैल्यू ऐसे 10 प्लस और माइनस 0.2 ओहम। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो पहले केस में हमें दे रखा है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो उस केस में इसकी एरर कितनी होगी, इस रेजिस्टेंस के अंदर एरर कितनी होगी, तो इन दोनों के समेशन जितनी होगी, 0.1 और 0.2 के समेशन जितनी होगी। एरर हमेशा ऐड होती है, वो दिमाग में रखना है। तो 0.1 प्लस 0.2 एरर होगी बेटा 0.3 ओहम जितनी होगी। एरर हमेशा ऐड होती है, याद रखना, एरर हमेशा ऐड होती है। ओके, ठीक है। फिर लिखा करते थे ऐसे, सर दूसरी इक्वेशन के अनुसार अगर R1 माइनस R2 दे रखा है, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें एरर पूछे कि डेल्टा R में कितनी एरर है, तब भी हम क्या करेंगे, दोनों की रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। ये सॉरी, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने क्या कर दी है, ये डेल्टा लिखना चाहिए यहाँ पर, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, सेम बात यहाँ पर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, पूरा बता रहा हूँ बेटा, पूरा बता रहा हूँ इस वजह से। तो 0.1 0.2 समेशन करेंगे 0.3 ओम। जब बात मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आती है ना, तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की आ जाती है कि लिखा हुआ है R इज इक्वल टू R1 इंटू R2, या फिर दे रखा है R इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उस केस में हम दोनों के लिए ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइड बाई R प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाई R, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसे 0.1 डिवाइड बाई 5 जो उसमें है, 0.1 डिवाइड बाई 5 प्लस करके 0.2 डिवाइड बाई ये कितना है 10, ये 10, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक फोर्थ नंबर, बस लास्ट, यही मुझे बताना था, तुम्हारे लिए काम का यही है। जैसे कि दे रखा है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू P की पावर X और Q की पावर Y, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो उस केस में लिखा जाता है डेल्टा R डिवाइड बाय R इज इक्वल टू, जो भी पावर है उसको आगे ले लीजिए, P के अंदर का चेंज जो है वो रिलेटिव फॉर्म में लिखिए, डेल्टा P डिवाइड बाय P। ओके, Q के अंदर का जो चेंज है बेटा वो आगे मल्टीप्लाई करके लिखिए, ऐसे डेल्टा Q डिवाइड बाय Q, और मल्टीप्लीकेशन में Y आ जाएगा। ठीक है, बस यही।
ये सही है, 100% एरर हमेशा ऐड की जाती है, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है कि सब्सट्रैक्शन हो तब भी बेटा एरर हमेशा ऐड होगी। तो याद रखना कि अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन तो रिलेटिव एरर, ये छोटी एरर है वो ऐड की जाती है, एब्सोल्यूट एरर ऐड की जाती है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी दे रखा हो तब भी दोस्त ऐड की जाएगी, लेकिन उस टाइम पे रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। ओके, फिर अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें p की पावर x q की पावर y दे रखा है तो उस समय पे पावर को आगे ले लेंगे और क्या लिखेंगे, इन दोनों की रिलेटिव एरर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। एक क्वेश्चन करवा देता हूं क्लास 11th का ही, क्लास 11th का एक क्वेश्चन करवा देता हूं, फटाक से समझना, फटाक से समझना। क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेटिव एरर इन p, रिलेटिव एरर इन ए। समझना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। रिलेटिव एरर इन p इज इक्वल टू 3%, रिलेटिव एरर इन q इज इक्वल टू 2%, रिलेटिव एरर इन s इज इक्वल टू 5%। ठीक है, ऐसा दे रखा है। एंड वी हैव अ फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान से देखना। r इज इक्वल टू p की पावर 2, ओके, q रूट में, ओके, और डिनोमिनेटर में बेटा है s, डिनोमिनेटर में है बेटा s, ऐसा दे रखा है। तो उस समय पे एरर कैसे लिखेंगे, उस समय पे एरर लिखने का तरीका यही है, पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो, पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो। कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, या चलो r इज इक्वल टू p की पावर 2, ठीक है सर, फिर q की पावर 1/2, ठीक है सर, और s की पावर ऊपर लेनी है तो माइनस के साथ लिख लीजिए, ठीक है, s की पावर -1, ओके सर। रिलेटिव एरर को ऐड कीजिए, डेल्टा r बाई आर, फिर करेंगे 2 टाइम्स जो पावर है वो आगे लिखनी है, डेल्टा p बाई p, ठीक है सर, 1/2 पावर है तो 1/2 को आगे लिख लीजिए, डेल्टा q बाई q, ठीक है। अब भले ही माइनस हो पावर लेकिन फिर भी ऐड करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे डेल्टा s बाई s। ये एरर का फंडा होता था, ये एरर का फंडा होता था, ठीक है, ओके। अब अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो ऐसे ही 2 टाइम्स डेल्टा p बाई p, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर, फिर ऐसे ही 1/2 डेल्टा q बाई q, 100 से मल्टीप्लाई, हर एक जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल्टा s बाई s, 100 से मल्टीप्लाई, ओके सर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 परसेंटेज एरर ये दे रखी थी कितनी, 3%, प्लस 1/2 q के लिए कितनी दे रखी थी, 2%, s के लिए कितनी दे रखी थी, 5%। समेशन कर देना, आंसर निकाल देना, हमारा काम नहीं है वो, बस हमें एक सिखाना था। ये क्लास 11 का क्वेश्चन था, बस बता दिया। क्लास 11 में भी बेटा ये है ना, डिलीट किया गया कंसेप्ट था, शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे याद नहीं है, लेकिन बताना मेरा धर्म बनता था तो मैंने आपको बता दिया। अब समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है, इसमें जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, ओके। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन। हमारे सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ये, हमारे सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ये 2025 का क्वेश्चन, कि वायर है P और Q मेड ऑफ अ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी होगी सेम। Q वायर हैज अ ट्वाइस डायामीटर, Q का डायामीटर है वो ट्वाइस है, सीधी बात ले किससे, पहले वाले से। Q का डायामीटर DQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DP, ओके। डायामीटर बड़ा है इसका मतलब हो जाएगी रेडियस इसकी बड़ी, और आपको याद हो तो एरिया इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर होता है, और r इज इक्वल टू छोटा d/2 होता है, तो d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया है बेटा d के प्रोपोर्शनल होता है, d के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ अ Q इज 2 नहीं लेकिन 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम एरिया ऑफ अ P, तो 4 AP, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली पहले वाले पार्ट से, पहले इंफॉर्मेशन से ही निकाल ली। और क्या दे रखा है, हाफ द लेंथ एज दैट ऑफ अ P, और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसकी लेंथ है ना बेटा Q की, वो लेंथ P से आधी है, ओके। तो उस केस में अगर P का रेजिस्टेंस R है तो रेजिस्टेंस Q का कितना होगा, बताओ। अब आपकी बारी।
वो क्लास 11 की बात बेटा ना याद रही हो तो भूल जाना, क्योंकि मैं भावुक हो गया था उस मोमेंट पे, मुझे माफ़ करना। ओ मेरे यारो मुझे माफ़ करना, मैंने क्लास 11 का टॉपिक पढ़ा दिया, हाँ मुझे माफ़ कर देना। RP इज इक्वल टू रो LP डिवाइड बाई एरिया P। RQ इज इक्वल टू रो LQ डिवाइड बाई एरिया ऑफ Q। रो LQ की जगह पे आ जाएगा LP डिवाइड बाई 2 और एरिया ऑफ Q की जगह पे आ जाएगा 4 टाइम्स AP। मेरे ख्याल से 2 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये RP डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो R बाई 8, R बाई 8 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्या तुम्हारा सही आंसर आया? क्या तुम्हारा सही आंसर आया? 2025 का क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन था। अगेन बेटा एक CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, होमवर्क में दे सकता हूं तुम्हें। बस ये याद रखना कि वायर में जब भी उसको स्ट्रेच किया जाता है, देखो 3 टाइम्स स्ट्रेच्ड, 3 ट्वाइस ऑफ ओवर इन द लेंथ, मतलब सीधी सी बात है n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का सीधा बोल सकते हो R डेज इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड, अब भाई पुरानी बात हो गई, अब सारी बात डायरेक्टली कर देता हूँ। तो n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो 9R। और रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी बेटा? रेजिस्टिविटी में नो चेंज, रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो नई रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, जबकि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। R का फॉर्मूला यही होता है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। आएगा समझ में? आयुष राज माफ करना बेटा कि इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें लिखने के लिए जमा के लिखने के लिए चीजें दे दूं, तो तुम्हें टाइम ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि जब मैं पीछे मुड़ूं या जब मैं बातें करूं तो वहां पर साथ साथ लिखते जाना। मजा आया? कितने क्वेश्चन करवा दिए भाई, कितने क्वेश्चन करवा दिए। योगिता, इरफान, प्रांसी, कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने। हाँ, रणबीर सिंह, गुनगुन, हिमांशी शर्मा, चिनार रोजुई, नवादीप, अनु, आर्या, मित ब्रिजेश, हमजा खान, क्या बात है, हमजा खान, इरफान, दिशा अग्रवाल, नीलम यादव, भैया सुनो, हाँ बेटा सुनाओ। कितने क्वेश्चन करवा दिया भाई। ये एरर का क्लास 10th का भी, क्लास 11 का भी याद दिला दिया, क्लास 11 का भी याद दिला दिया। ये रटना मत, क्लास 11 का याद रहे तो बढ़िया है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया कांड, हो गया कांड, यहां से थोड़ा हट गया, ठीक है ठीक है ठीक है। सेशन खत्म नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं कि आपका टैलेंट है वो आपकी असली संपत्ति होती है। बहुत खूबसूरत फोटो के साथ ये बात बता रहा हूं, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्या कि आपका टैलेंट आपकी असली संपत्ति होती है, वो कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। जो तुम बोलते हो कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरे बापू के पास इतनी ज़मीन थी, इतना पैसा था, बेटा हो सकता है कि वो कोई और चुरा भी ले, कोई और ज़्यादा ज़बरदस्ती या कोई और साम दाम दंड भेद करके चुरा भी ले, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो कोई चुरा नहीं सकता है। तो उस टैलेंट को यूज़ करना अच्छी जगह पे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त, लीजिए आ जाइए एक नया पार्ट जो बता रहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या समझाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या समझाता है? अरे कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो कोई ज़रूरी थोड़ी है, बस वो तो एक चीज़ बतानी थी कि जैसे होता है ना कि किसी के पापा के पास सर मैं कितना भी कमा लूँ, लेकिन जो उनका फाइनेंशियली उनका स्टेटस है ना वो किसी और का नहीं है। उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना उतना तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो हम किसी और के फाइनेंशियल स्टेटस से या कोई और की शो सा या उनका जीवन देख के अपने आप को जला नहीं सकते, अपने आप को डिमोनाइज नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपका ही रहेगा, ठीक
ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली का बेटा है तो वो अपना जीवन बर्बाद करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन तुम वहीं पे भले ही एक मिडिल क्लास से, हम जैसे सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, लेकिन अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो अपने जीवन में। तो आपका टैलेंट है, वो आपकी अंदर की शक्तियाँ हैं, वो कोई और चुरा नहीं सकता है। तो जब कभी भी ऐसी बात आए ना कि तुम दूसरों से बहुत पीछे हो, या वो फाइनेंशियली बहुत सारी जगहों में तुमसे बहुत आगे हैं, वो 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं जो तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारी पीढ़ी में तुम इकलौते ऐसे हो कि जो वो काम करने जा रहे हो, और उनकी पीढ़ी में तो 4 साल से, 4 पीढ़ी से वो डॉक्टर बनते जा रहे हैं, 4 पीढ़ी से उनके घर में एक इंजीनियर पल रहा है। ठीक है, हमारी पीढ़ी है, मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो वो तुमसे कोई चुरा नहीं सकता है। वो शक्तियाँ, वो करने का जुनून, वो तुमसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो इसलिए बोलता हूं कि आपका टैलेंट आपकी असली संपत्ति है। दूसरों की संपत्ति देख के अपने आप को डिमोनाइज मत करना, छोटा मत महसूस करवाना। ठीक है, खुश रहना एकदम, मतलब हर टाइम पे खुश नहीं रह सकते, ये भी बात मैं मानता हूँ, हर टाइम पे मोटिवेटेड नहीं रह सकते, ये भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना कि जो तुम्हें ऊपर उठाने की ओर देख रहे हो, तुम्हें नीचे ना गिराए। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही थी हमारे ऑफिस में, ये बात मैंने सुनी है कि जो खुश रहने वाला व्यक्ति है ना, वो सब कुछ अचीव कर लेता है। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ऐसा नहीं कि खुशी और चीज़ों में नहीं, आगे बढ़ने में, मुझे कुछ अच्छा करने में खुशी होती है। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि जिस दिन मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है और वो क्वेश्चन जब आप करके दिखा देते हो ना, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छी खुशी फील होती है, एक अच्छापन लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कुलदीप सर ने कुछ क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होता है। तुम्हारे क्लास में कोई क्वेश्चन टीचर ने दे दिया, बोर्ड पे लिख के दे दिया कि ये क्वेश्चन तुम्हें दम हो तो करके दिखाना, ये चॉकलेट क्वेश्चन है करके दिखाना, तो वो करने के बाद है ना अच्छा फील होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो एक अच्छे सेंस में ये चीज बता रहा हूं। ओके, देखो जल्दी पढ़ाने में तो 1 घंटे में सारी चीज़ से पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन हमें चीज़ साथ साथ समझनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं तुमसे वही बता रहा हूं कि तुम्हारा पेपर है वो बेटा सीबीएसई लेने वाला है, कोई एक स्टेट का बोर्ड लेने वाला है, तो अपने आप को मैनिफेस्ट करना, अपना टैलेंट जितना हो सके वो दिखाने की कोशिश करना, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करना। और यही साल है कि जिसमें तुम्हें जज किया जाएगा। गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब अगला मार्च आएगा, अगला मई आएगा, अगला अप्रैल आएगा, तो तुम्हें जज किया जाएगा। कोई तुम्हें नहीं सांत्वना हम सब देंगे, लेकिन अंदर से तुम्हें भी ये चीज पता है कि आसपास अड़ोस पड़ोस सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी हमारे मार्क्स पूछेंगे, उस मार्क्स के बेसिस के हिसाब से हमारे साथ रिएक्ट करेंगे। हो सकता है तुम्हारा परसेंटेज बहुत कम हो, बेल्ट ट्रीटमेंट भी मिले, मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मिठाइयाँ भी बटेगी। तो तुम्हें पता है ये चीज़ कि 1 साल के बाद तुम्हें जज किया जाएगा। तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हें जज करेंगे। यहाँ तक कि कड़वी सच्चाई है, लेकिन सही में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें जज करेंगे कि तुमने पूरे साल क्या किया है। तो उस टाइम पे रोना मत करना, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, प्रारंभ 2.0 लॉन्च कीजिए, फिर भी वापस बैकलॉग, सर प्रारंभ 3.0 लॉन्च कीजिए, सर निर्भय बैच लॉन्च कीजिए, सर निर्भय के बाद सर मैराथन रख लीजिए, बैकलॉग मैराथन रख लीजिए, महा मैराथन रख लीजिए। नहीं बेटा, अभी से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे ऐसे 10 स्टूडेंट चाहिए, 10 स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए कि जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। अब मैं तो ये कैसे भी लाके रहूंगा, कैसे भी इनमें से उठाऊंगा, बस मुझे ये देखना है कि तुम उन 10 में से हो कि नहीं, तुम उन 10 में से हो कि नहीं। तो फिजिक्स में मुझे 100 आउट ऑफ 100 वाले 10 बच्चे तो कम से कम चाहिए, आप ही में से, आप ही में से। तो अभी से दिमाग में ये बात रख लेना कि मैं उनमें से हूं कि नहीं हूं, वरना 10 बच्चे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। ये बात श्योर है, ये बात श्योर है। चाहे सीबीएसई का अब तक का कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, लेकिन ये बात श्योर है कि ये बच्चे निकलेंगे, वो भी इसी बैच से निकलेंगे, तुम्हारे आसपास से ही निकलेंगे, जो इसमें चैट में भी कहीं दिख रहे होंगे या शायद बाद में कभी ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, लेकिन वो बच्चे इन्हीं में से होंगे। ठीक है जी मेरे दोस्त, देखो एक चीज हमने समझी, अब बैक टू द बेसिक, हम हमारे वापस कंसेप्ट पे आते हैं। बस अब 20-30 मिनट का और बचा हुआ है सेशन,
मैंने अभी तक बात बताई है वो लेंथ और एरिया चेंज करने पे बताई है। जैसे कि आर का बेसिकली फॉर्मूला ये है कि एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसमें से एम एन ई स्क्वायर और टाउ ये सबको हटा दूं तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए लिखते हैं, रो एल डिवाइड बाई ए लिखते हैं। ठीक है दोस्त, तो इनमें से मैं रो का एक फॉर्मूला बनाता हूं, मैं इसमें से रो का फॉर्मूला बनाता हूं। रो क्या होता है? रो यानी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो यानी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम, डिनोमिनेटर में है बेटा एन ई स्क्वायर टाउ। देखो एन है वो क्या है और टाउ क्या है, हमें समझना जरूरी है कि एन क्या है और टाउ क्या है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये लिखना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। और जो टाउ है वो क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ऐसा एवरेज कोलिजन टाइम, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार लेना बेटा, इंजीनियर की स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये टाउ और एन की बात है, सुनना एक और अच्छी चीज बताता हूं कि इसमें दो पार्ट है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तब दो इफेक्ट होती है। कैसे लिखूं? इसी चीज़ से लिख दूं? चलो इसी चीज़ से लिख देता हूँ। दो चीज़ होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दो चीज़ होती है। एक, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तब हो सकता है, ऐसे लिखता हूँ, सॉरी बेटा, बार बार ये चीज़ चेंज करता हूँ, लेकिन मुझे बस ये बताना है कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या चीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दो इफेक्ट आती है। हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पहली इफेक्ट, तो एन की संख्या बढ़े, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। भाई देखो, हो सकता है कोई एक ऐसे लैटिस स्ट्रक्चर हो, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें एक और, यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों साथ साथ हो, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ, एक होल जनरेट हुआ। क्या बताया मैंने बताया ये कि एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, हो सकता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हो गया। तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन भी जनरेट हुआ, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और जब कभी भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं मेरे लाल, तब सुनना, जब कभी भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं, लिखता जा रहा हूं मैं, तब क्या चेंजेस आ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, लिखता हूं यहां पर, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ाया तो एन बढ़ा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो तुम इस इक्वेशन के हिसाब से सकते हो कि एन बढ़ेगा तो रो घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ओके सर, ये पहली इफेक्ट की बात, ठीक है, ये पहली इफेक्ट की बात है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। क्यों कम होगा भाई? सोचो यहां पर क्या होगा कि सर एक ही ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, पहले ये दो इलेक्ट्रॉन थे, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया दोस्त, क्या अब ये और तेजी से वाइब्रेट करेंगे? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ी बेटा, इनकी थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वी थर्मल भी बढ़ जाएगी, और कोलिजन जल्दी होने जाएंगे, फास्ट कोलिजन होते जाएंगे। कोलिजन है बेटा और तो तेजी से होते जाएंगे, फास्ट और तेजी से कोलिजन होते जाएंगे, और तेजी से कोलिजन। पहले 5 सेकंड का समय ले रहा था, एग्जांपल है, पहले 5 सेकंड का समय ले रहा था, अब वो हो सकता है 3 सेकंड में हो जाए, 3 सेकंड में कोलिजन होने लगे, तो एवरेज टाइम कम होता है, कोलिजन का एवरेज टाइम कम हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? कोलिजन का एवरेज टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोलिजन का एवरेज टाइम कम होगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया
तो कभी कभी ऐसा भी पार्ट बनेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कि रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, ये कम हुआ, तो ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, ओवरऑल जो आंसर मिलेगा बेटा वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल आंसर मिलेगा वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दोनों इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट 1 इफेक्ट 2, इसको लिखना है तो ऐसा लिखना, ये इफेक्ट 1 इफेक्ट 2, ये इफेक्ट 1 और ये इफेक्ट 2, इफेक्ट 2, दोनों चीज याद रखना, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहे चेतना बेटा, और उस m का अभी कोई काम नहीं है। E भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी चेंज नहीं करेगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी चेंज नहीं करेगा, n चेंज कर सकता है और टाउ चेंज कर सकता है। देखो अब इनके बेसिस पे हम बताने वाले हैं, ये क्या है भाई, हाँ 2024 का क्वेश्चन है ये पढ़ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम घर पे जाके आराम से कर सकते हो, बस इसको अच्छे से देख लेना। होमवर्क में डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये अभी समझाया वही है, होमवर्क अभी समझाया वही है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कोई। नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब n पे क्या इफेक्ट आएगी और रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगी वो पूछा है, टेम्परेचर चेंज करने पे, ये कर सकते हो तुम, ओके ठीक है। अब बारी बारी से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ये चीज पढ़ेंगे। देखो कंडक्टर जाना जाता है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये लिख लेना पहले ही कि सर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अच्छी खासी होगी, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम्हें यह चीज पता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, अगर बड़ी संख्या में पहले से ही n है, मान लीजिए 50,000, अब 50,000 से 1,000 बढ़ जाए 51,000, ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, ये कोई बड़ा चेंज नहीं है। 50,000 पहले से था और 1,000 बढ़ जाए तो कोई काउंट नहीं होगा। हाँ अगर किसी के पास 5 रुपए हो और फिर उसको 1,000 रुपए दे दो तो बड़ा चेंज है ये। तो यहां पर समझ पा रहे हो कि चेंज बड़ी बात नहीं है, इसमें डेल्टा या n, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इफेक्ट n की संख्या बढ़ना, नोट बिग चेंज, नोट बिग चेंज। तो इसमें पहली इफेक्ट इतनी कुछ खास नहीं रहेगी, ठीक है, पहली इफेक्ट कुछ खास नहीं रहेगी, दूसरी इफेक्ट यहां पर खास रहती है, दूसरी इफेक्ट यहां पर खास रहती है। तो बताते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया कंडक्टर के अंदर, वैसे ही बेटा थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ी है, थर्मल एनर्जी जैसे ही बढ़ी बेटा उस वजह से रेंडमनेस बढ़ी है, रेंडमनेस जैसे ही बढ़ी है इस वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन यानी रिलैक्सेशन टाइम, ये कम हुआ है। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ मतलब टाउ कम हुआ, टाउ कम हुआ इसका मतलब रेजिस्टिविटी, बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू m डिनोमिनेटर में n ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी जैसे ही कम हुई तो सॉरी टाउ जैसे ही कम हुआ रेजिस्टिविटी बढ़ी, एंड यू कैन ऑल्सो से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। इसलिए आप इसका ग्राफ देखोगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये ग्राफ बढ़ता है, देखो ऐसे ग्राफ बढ़ता है। 50 डिग्री 50 का डिफरेंस लाया बेटा, ये कुछ इतना बढ़ा, 100 का डिफरेंस लाया हल्का हल्का लेकिन बढ़ रहा है, हल्का हल्का लेकिन बढ़ रहा है, 150 का डिफरेंस लाया ये हल्का हल्का लेकिन कुछ बढ़ रहा है, हल्का हल्का लेकिन कुछ बढ़ रहा है। क्या समझ पा रहे हो, रेजिस्टिविटी वर्सेस इस एक्सिस पे रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा। चेतना मैंने एक बार बोल दिया, अब तू बोलना बंद कर दे, कब से लिखी जा रही एम क्या है, एम बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। ऐसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर में बेटा n की संख्या उतनी लार्ज नहीं होती है, तो इफेक्ट 1 काउंट की जाएगी,
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या, टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे ही बढ़ाते हैं दोस्त, वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी n जैसे ही बढ़े वैसे बेटा रजिस्टिविटी बढ़ी। ये पहला पार्ट हम नहीं सीखते थे, सॉरी रजिस्टिविटी कम हुई, ऐसे नहीं सीखते थे, रो इज इक्वल टू m एन ई स्क्वायर टाउ। तो n जैसे ही बढ़ा रजिस्टिविटी कम हुई एंड रेजिस्टेंस r भी कम हुआ। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ आता है ना, कुछ ऐसा आता है, ये रो वर्सेस टी का ग्राफ, रो वर्सेस टी का ग्राफ, कि रेजिस्टेंस के अंदर डिक्रीज देखने को हमें मिलता है। ये डिक्रीज देखने को मिलता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। किसके लिए है ये ग्राफ, ये है सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ। ये पढ़ेंगे क्या, हाँ जी, हम इसको चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये चीज दिमाग में रखनी है हमें, ठीक है, ओके। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये निक्रोम, मैग्नीन और कंस्टेंटिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। ये ऐसे अलॉय है, ये ऐसे मिक्सचर है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बेटा देख, यहां पर मैंने लिखा था रेजिस्टिविटी, देखो ध्यान से, ये लिखा, ये एक्सिस पे लिटाया मैंने रेजिस्टिविटी को, इस एक्सिस पे रेजिस्टिविटी, दूसरी एक्सिस पे टेम्परेचर, दूसरी एक्सिस पे टेम्परेचर। 200 डिग्री का चेंज 1.10, 400 डिग्री का चेंज 200 से 400 1.15, 600 बेटा कोई लार्ज बड़ा नंबर का चेंज हमें देखने को नहीं मिला। ये देखो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बहुत हल्का हल्का चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत हल्का हल्का। यहाँ पर 200 से 400 बहुत बड़ा नंबर होता है और ये इतना ही चेंज हो रहा है, तो कुछ खास चेंज देखने को मिलता नहीं है। तो बताते कि वेरी वीक डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, किसकी, रेजिस्टिविटी की। किसकी रेजिस्टिविटी, निक्रोम, मैग्नीन और कंस्टेंटिन। क्या समझ में आएगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, हाँ जी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई मैथ्स है क्या, हाँ मैथ्स है। अभी मैथ्स वाले फॉर्मूला बताता हूँ, अभी मैथ्स वाले फॉर्मूला बताता हूँ। ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता हुआ, पक्का समझ में आया क्या टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज समझ में आया मेरे लाल, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे अभी, हमारे क्वेश्चंस किससे होंगे, कंडक्टर से होंगे। अभी के लिए हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो किसके होंगे, कंडक्टर के ही होंगे, याद रखना। अभी मैं बताने वाला हूं किसके लिए, कंडक्टर के लिए बताने वाला हूं। कंडक्टर के लिए बताया गया कि इनिशियल में रेजिस्टेंस R0 है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है दैट चेंज इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट चेंज इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल में कितना रेजिस्टेंस था वो R0 पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला मिलता है हमारे पास, R इज इक्वल टू या डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी, R0 डेल्टा टी। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं वी विल गेट फॉर्मूला डेल्टा आर इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको अल्फा बोला गया है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसको अल्फा बोला गया है। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, इस कांस्टेंट को अल्फा बोलते हैं, ठीक है सर। तो अल्फा ये क्या है, अल्फा एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम अल्फा कहते हैं। ओके सर, अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, R0 डेल्टा टी, अल्फा R0 डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा आर को ऐसा भी लिख सकते हो, सेम देखना ध्यान से, R माइनस R0, अल्फा R0 डेल्टा टी, अल्फा R0 डेल्टा टी। R0 उस तरफ जाएगा तो R इज इक्वल टू, दोनों में से R0 कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, फॉर्मूला बना दिया, हल्का सा फॉर्मूला बना दिया, सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। ऐसा सेम फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी बनाया जा सकता है, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। और सेम फॉर्मूला ऐसे, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या है, समझ आया दोस्त? मुझे एक बार बताना कि क्या मैंने जो चीज़ें बताई तुम्हें वो दिमाग में बैठी है कि नहीं बैठी है। ये फॉर्मूला काम का,
ये फॉर्मूला भी काम का, ये फॉर्मूला भी काम का, और ये फॉर्मूला भी काम का। चारों के फॉर्मूले सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम ही है। केटीजी में ऐसा फॉर्मूला बताया था, थर्मल प्रॉपर्टीज में ऐसा फॉर्मूला बताए हुए होते हैं। ये प्रैक्टिकली चीज हमें पता चलती है, वहां से मैंने ये जोड़ दिया, वहां से मैंने ये चीज जोड़ दी। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है दोस्त तो कैसे लिखते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से अल्फा की इक्वेशन बना लो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर नोट और ये डेल्टा टी। तो भाई बताते हैं कि रिलेटिव चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डेल्टा आर डिवाइड बाय आर नोट, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, रो नोट वाले फॉर्मूले से बनाओ तो ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो डिग्री चेंज हो रही है ना, ये रहा टेम्परेचर वाला टर्म, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें अल्फा की इक्वेशन मिल जाएगी। अल्फा का यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट दोनों में हो सकता है, जैसे कि अल्फा है बेटा वो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, और अल्फा है वो केल्विन में भी हो सकता है। दोनों में सेम चीज ही चलेगी क्योंकि एक तरह से चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो दोनों चीज चल सकती है, दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों वैलिड है। ओके, याद रखना कि मेटल्स के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, आर नोट इनिशियल में T इज इक्वल टू टी टेम्परेचर पे जो T इज इक्वल टू टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है ना, उसको आर नोट बोला है, और T प्लस डेल्टा टी पे जो भी कहानी है रेजिस्टेंस की वो यहां पर है, वो रेजिस्टेंस R है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ सॉरी, सेल्सियस इनवर्स, बहुत बढ़िया, जिसने बताया उसको थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू बेटा। सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स में इसका यूनिट होगा। रूही बेटा मुझे भी छुट्टी देने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन देखो 2 क्वेश्चन करवाने में करवा लूँ प्लीज़, या तो मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन वाली बात बताऊं या कोई तुम्हें थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जोक्स बताऊं, या फिर मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाया करूं। दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स में टाइम लगता है, फिजिक्स को टाइम की ज़रूरत है, भूखा है ये समय का, इसको समय चाहिए और आपको समय देना पड़ेगा अगर आप फिजिक्स में 100/100 का सोच रहे हो तो। मुझे बस 2 क्वेश्चन करवाने हैं, अगर आप बोलो तो 2 क्वेश्चन करवा दूं, वरना छोड़ दूं। फिर मैं ऐसे बच्चे ढूंढ लूंगा जिसके अंदर पढ़ने की भूख हो। तुम क्लास 12th वाले हो इसलिए मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, अगर क्लास 11 के बच्चे होते ठीक है मैं समझ भी लेता ये बात। हाँ अरे जोक बताने में, तुम्हें एंटरटेन करने में, तुम्हें ये चीज़ बाहर की बताने में ही तो समय ज़्यादा लग जाता है। गाना गा दूं, गाना गा दूं, पानी पी लेने दो, आवाज़ थोड़ी सी ठीक हो जाए। देखो वैसे कोई ये गाना नहीं है, लेकिन ये मोमेंट तुम्हारे लिए रिलेटेबल बन जाएगी। जैसे कि मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ दोस्तों, और फिज़िक्स पढ़ाना मेरा काम है, फिज़िक्स तुम्हारे दिल दिमाग में बिठा देना मेरा काम है। इसके साथ साथ तुम्हें उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है जिस एग्ज़ाम से आजकल लोग डरने लगे हैं, जिस एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हें सब जज करने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा मैं, और इसलिए हो सकता है कि मैं एक जगह दूसरी जगह आराम ना कर पा रहा हूँ, तुम्हें बार बार पढ़ाया जा रहा हूँ, बार बार तुम्हें समझाया जा रहा हूँ, हर चीज़ बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये है कि तुम्हारा साथ मुझे देखना है कि तुम कब तक मेरे साथ रहोगे। तो उससे जुड़ी हुई ही ये बात है, उससे जुड़ी हुई ये बात है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है, मुझे ये भी तो जानना है ना कि
मुझे जितना आराम नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे 10 में से मतलब 100 में से 100 बच्चे निकालने हैं, 100 में से 100 वाले बच्चे निकालने हैं इस बार 10, कम से कम 10, क्या एटलीस्ट 10 स्टूडेंट कि जो 100 आउट ऑफ 100 लाइफ फिजिक्स में, मुझे ऐसे बच्चे निकालने हैं इसी साल। तो मुझे आराम नहीं मिलता है, और क्या वही जुनून मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, और उसी के साथ साथ, उसी एम के साथ, उसी मैनिफेस्ट के साथ तुम मेरे साथ साथ चल पा रहे हो, या थक जा रहे हो, पीछे रह जा रहे हो, या मेरा साथ छोड़ दे रहे हो। तो उससे जुड़ी हुई ये बात है क्या कि मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। क्या मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। आगे की लाइन तुम जोड़ देना। हाँ, आगे की लाइन तुम जोड़ देना। आगे की लाइन तुम जोड़ देना। आ जाओ यहाँ पर, सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2.1 ओहम है, कितने डिग्री सेल्सियस पे 27.5 डिग्री सेल्सियस पे। देखो मैं पहले डेटा लिखता जा रहा हूं, गिवन क्या, मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगे तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। अच्छा गा लेता हूँ यार मैं भी कभी कभी। तो इनिशियल में टेम्परेचर दे रखा है, फटाक से करते जा रहे हैं, फटाक से जो भी चीज़ें दे रखी है वो फटाक से करते जा रहे हैं। देखो ये इसको हटा दिया और मैंने इसको वाइट कर दिया, अब मजा आएगा और अच्छे से। देखो तो इनिशियल में टेम्परेचर जो दे रखा है वो है 27.5 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस आर नोट दे रखा है 2.1 ओम, और क्या बताया है कि रेजिस्टेंस 2.7 हो जा रहा है थोड़े समय के बाद, तब टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू इस समय पे हो जा रहा है 2.7 ओम। और निकालना क्या है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। निकालना क्या है सर, सीधा फॉर्मूला निकाल दीजिए, डेल्टा R इज इक्वल टू R नोट अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, चेंज निकालना है तो 2.7 माइनस करके 2.1 डिनोमिनेटर, फिर ये 2.1 अल्फा निकालना है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर 100 माइनस करके 27.5। अब 2.7 में से ये निकलेगा तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 2.1, और यहाँ पर देखो 100 में से अगर 30 निकालते तो 70 बचते हैं, 70 और 71 72.5। अब सिंप्लीफाई कर देना, अल्फा की आंसर निकाल देना, ये सेल्सियस इनवर्स में आएगा क्योंकि सेल्सियस में सारी चीज़ें हैं, सेल्सियस में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका आंसर कुछ इतना आएगा, एक बार वेरीफाई कर लेना। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओवर एंड आउट बस 2 ही क्वेश्चन करवाने थे। जो आप फॉर्मूला लिखे हो वो समझ में नहीं आया, अनुराग यादव, बेटा ये रहा वो फॉर्मूला, ये रहा ये फॉर्मूला, पहला ही फॉर्मूला मैंने ये बताया था, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी, आर नोट अल्फा डेल्टा टी, पहला ही फॉर्मूला वो बताया। यार मजा आ रहा है, मतलब गाना तुमने जबरदस्ती में मुझसे बुलवाया था, लेकिन अब गाने में मजा आ रहा है यार। देखो यही तो तुम्हारी खास बात है, यही तो तुम्हारी खास बात है कि तुम ऐसे काम मुझसे करवाते हो कि जो मैं छोड़ के आ चुका हूँ, जो मैं करना चाहता नहीं हूँ अब। हाँ, एक समय पे बहुत इच्छा थी ये करने की, लेकिन अब वो बस ऐसे कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो करने में भी मुझे मज़ा आ रहा है। एक समय पे मज़ा आता था, छोड़ दिया वो काम, लेकिन तुम्हारे लिए वो करता जा रहा हूँ तो अच्छा लगता जा रहा है, तुम्हारे लिए अब जो कर रहा हूँ तो अच्छा लगता जा रहा है। बार बार ये बोलने का मन करता है, क्या है, बार बार वो बोलने का मन करता है, गाने का मन करता है। ठीक है, अच्छी बात है ये, मतलब तुमसे मेरा लगाव बढ़ता जा रहा है वत्स, तुमसे मेरा लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या करूं, अगले साल तुम भी तो भाग जाओगे। हर बार की बात है दोस्त, तुम तो ऐसा बोलते हो ना कि वो मेरे साथ 4 साल थी, हमारा कितना गहरा रिलेशन था, वो छोड़ के चली गई, उसके बाद मैं मायूस हो गया। हम तो हर साल
ऐसे बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे बच्चों को हर साल 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, कभी डांट के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और वो हर साल बच्चे चले जाते हैं। ये तो सिर्फ 1 साल की बात की है, सिर्फ 12th की बात कर रहा हूँ। क्या तुम 11th में मेरे साथ नहीं थे? 11th में भी थे मेरे दोस्त। तो कितना मुश्किल रहता होगा ये चीज़। तुम तो बस 1 साल की बात कर रहे हो, वो 1 साल का रिलेशन था, छोड़ के चली गई, दुख होता है। हमें कितना दुख होता होगा, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना। खैर आ जाओ यार। हाँ, तो इसलिए रूड रहना कभी कभी फायदेमंद रहता है। रूड रहो, दूर रखो ऐसे लगाव को। चलो यार, नहीं पढ़ाना यार, चल ठीक है। आप ज़्यादा बतौलेबाजी मत करो यार। ऐसी चीज़ों से ना दोस्त कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। पढ़ाने का मन नहीं करता है फिर। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जितनी चीज़ शेयर ना करो उतना अच्छा लगता है। लेकिन वो हो ही जाता है, समय के साथ साथ हर चीज़ हो जाती है। करना नहीं पड़ता, किसी से प्यार करना नहीं पड़ता। प्यार वही होता है जो बिना एफर्ट्स डाले, बिना किए हो जाता है, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। चल ठीक है, ज़्यादा बात नहीं बनाता हूँ यार, मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, पुराने पेज की याद आ गई थी। रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 डिग्री ओम। अभी अभी उनकी बेच खत्म हुई ना यार, अभी अभी उनकी बेच खत्म हुई ना। ये कुछ क्वेश्चन है, कोशिश करना अगर तुमसे बन जाए तो, या फिर मैं अगले सेशन में आऊंगा तब यहीं से शुरुआत करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम छुट्टी चिल्ला रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं। ये तुम्हें प्रैक्टिस में क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। अगली बार मैं जब भी आऊँगा तब इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, या ये क्वेश्चन स्किप कर दूंगा। दोनों में से मतलब कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटा, मेरे मन की बहुत अस्थिर बातें हैं। हाँ, क्योंकि मैं देश विदेश का बंजारा। हाँ, ये मेरे मन की अस्थिरता है। इसीलिए तो वो गाना ऐसे सूटेबल और ऐसा लगता है ना, रिलेटेबल है कि मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, तुम कब तक साथ दोगे, क्योंकि मैं देश विदेश का बंजारा। चलो आ जाओ, ठीक हो गया हूँ मैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ यार। ये देखो क्या है कि फाइंड द टेम्परेचर एट अ रेजिस्टेंस वायर जो सिल्वर से बना हुआ है और ट्वाइस, जिसका रेजिस्टेंस बेटा ट्वाइस हो जाए, वो टेम्परेचर निकालना है। तो पहले एक टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मान लीजिए कि आर है, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, टी नोट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर है। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर इसका रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो जाए, 2 आर नोट हो जाए, ये निकालना है हमें। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। देखो करते हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट, ऐसा लिखते हैं। डेल्टा आर लिखा तो आर नोट अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा आर तो दूसरा वाला कितना हो जाए, 2 टाइम्स आर नोट हो जाए, तो 2 आर नोट माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना ये। अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा टी हमें निकालना है। सुनना दोस्त, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? हाँ, अरे भाई, हर एक टीचर जो भी रूड हो या जो प्यारा हो, हर एक के पास एक इमोशनल एंगल होता है। तो तुम बार बार वो कुरेद के मेरा इमोशनल एंगल निकाल रहे थे, तो निकल जाती है कोई चीज़ें। तो मतलब तुम भी 1 साल भाई मुझसे पढ़े हुए हो, तो लगता है ना ये चीज़ें। तो 2 आर नोट माइनस आर नोट मिलेगा, डिवाइड बाय आर नोट कर दिया, अल्फा डेल्टा टी। देखो ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय अल्फा कर दिया, डेल्टा टी। 1 डिवाइड बाय अल्फा क्या हो जाएगा, या इस तरफ कर लेता हूँ, 1 डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ क्वेश्चन में ही दे रखी है। डेल्टा टी तो टी माइनस टी नोट क्वेश्चन में दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा ये 1000 हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 4, ये टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिवाइड बाई 4, 4 2, ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा ना। तो क्या 250 आएगा, 250 प्लस 20 टी।
तो टी की वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल आंसर, एक बार देख लो तो इसको अच्छे से। डेल्टा टी आंसर नहीं है, टी निकालना हमारा आंसर था। हमारा आंसर ये था, हमारा आंसर ये है, ठीक है, याद रखना ये हमारा आंसर है। तो क्या पूछा है हमसे वो दिमाग में रखना। पिछली बेच तो बेटा 1 साल वाली बेच थी कि जिसको मैंने सिर्फ 12th में पढ़ाया था। तुम्हें छोड़ना सबसे मुश्किल काम होगा ना, क्योंकि तुम 11th में भी पढ़े हो हमसे, तुम 12th में भी पढ़ रहे हो हमसे। सोचो ये कितना भारी मतलब मोमेंट होगा हमारे लिए। चलो ठीक है। देखो एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ आज की क्लास में मैंने करवाया क्या है। बातों के अलावा मैंने पढ़ाया भी है दोस्त, बहुत सारी बातों के अलावा मैंने पढ़ाया भी है। तो मैंने शुरुआत की थी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से, कि वायर की लेंथ को चेंज करूंगा, वायर के एरिया को चेंज करूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है। तो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए, एक में लेंथ चेंज हो रहा था, एक में रेडियस चेंज हो रहा था। दोनों क्वेश्चन बताए आपको, शायद आई तो होप कि मैंने ये दोनों चीज आपको अच्छे समझा दी कि जब एरिया चेंज होता है तब क्या करना है, जब लेंथ चेंज होते हैं तब कैसे कोल लेना है, ठीक है। सोल्व करने का तरीका भी बताया था क्लास 11 से रिलेट करके। क्लास 11 वाली मेथड भी पॉपुलर है, तो वो याद रही हो तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है क्लास 11 वाला तुम्हें समझ में ना आया तो उसको छोड़ देना, क्योंकि उसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। वो तो बस एक ट्रिक बता रहा था। फिर सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन किए, फिर मैं सीधा आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या क्या चीजें होती है। तो 2 इफेक्ट बता दी, और ये 2 इफेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा है। तुम्हें लगता नहीं होगा कि ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ ये दो इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, और सेम है। देखो सेम, एक बार मैंने जो पढ़ाया ना वही है, तो इसको अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन को भी बस लिखना आना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। फिर कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर और ये निक्रोम टाइप के अलॉय के बारे में हमने समझा है कि कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। फिर मैथमेटिकल फॉर्म पे आ गए, अल्फा पॉजिटिव किसके लिए, नेगेटिव किसके लिए, और फॉर्मूला क्या है वो हमने सीखा। मतलब एक याद रह जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली रह जाएगा। उनके बेसिस पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बाकी ये दूसरा क्यों होमवर्क में आ गया, एक ये रूम टेम्परेचर वाला तो मैंने अभी करवाया ना, ठीक है, ये होमवर्क में दे दिया है, इसका आंसर ये है। हाँ ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क में आएंगे, 3 क्वेश्चन होमवर्क में आएंगे। कोई डाउट या कोई भी चीज़ ऐसी हो तो मुझे बता दो। बाकी संडे को आपकी टेस्ट होगी, तो उस संडे की टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाना। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि इस वाली टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करो। संडे टेस्ट होगी कौन से चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट होने वाली है, 10 MCQ होंगे उसमें। बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा कि जिसने टॉप किया होगा, ठीक है। मुझे मैं टॉप 10 से बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक बंदे से बात करूंगा। मुझे बस ये है कि टॉप 10 में तुम आने चाहिए, टॉप 10 में तुम आने चाहिए। मुझे टॉप 10 चाहिए। चलो टॉप 20 कर दूं क्या, चलो टॉप 20 कर दिया, तो मैं उस टॉप 20 से बात करूंगा। और ईमानदारी से बोल रहा हूं दोस्त, उसमें कोई भी चीटिंग मत करना प्लीज़। ईमानदारी से बोल रहा हूं, चीटिंग मत करना, क्योंकि मैं उसमें हर्ट हो जाऊंगा। चीटिंग मत करना, ठीक है। जितना हो सके उतना दिल से करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो ये टेस्ट होगी दूसरी, जो चैप्टर नंबर 2 की है। संडे को है, याद रखना, संडे को तारीख कौन सी है, 24 मई है। तो इस दिन ये टेस्ट होने वाली है। कितने बजे होगी टेस्ट, लाइव हो जाएगी 10 से, मतलब 10 बजे का टाइम ऑफिशियली हमें दिया गया है, लेकिन वो 10:30 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। 10 से वो अगले दिन 10 बजे तक रहेगी। तो उस दिन संडे के दिन में इसको अटेम्प्ट कर लेना, संडे के दिन पे इसको अटेम्प्ट कर लेना मेरे लाल। हाँ ये थी खास बात आज।